हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम जो अभी जुलाई सेट हुआ है 9वीं क्लास का हिंदी का, उसका अध्ययन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जुलाई 2024 हिंदी विषय जो कि 40 अंकों का होता है प्यारे बच्चों। उससे पहले ये कुछ निर्देश लिखे होते हैं जो आप प्रश्न पत्र में पढ़ते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि इसी तरह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अन्य लाभदायक सामग्री, प्रश्न उत्तर, पाठों को विवरण से समझना समझाना, ये सब आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। अच्छा लग रहा है आपको तो इसे लाइक भी करें। चलिए 2024 जुलाई के सेट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर यहाँ पर टिक का निशान लगाना है आपने। तो यहाँ शब्द दिए हुए हैं कुछ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा, पहला ऑप्शन सन्यासी, क्योंकि यहाँ 4 तरह से सन्यासी लिखा हुआ है। हमारा सन्यासी जो पहला ऑप्शन है वही शुद्ध है। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो चौथा ऑप्शन जो है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें प्यारे बच्चों, भाषा के मानक रूप से क्या अभिप्राय है। मानक भाषा किसी भी देश या राज्य की वह आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहां के शिक्षित लोगों द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। यह व्याकरण सम्मत भाषा होती है, व्याकरण के अनुरूप भाषा होती है तथा अपने देश की संपर्क भाषा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे बच्चों, विकारी शब्द किसे कहते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि विकारी शब्द हैं क्योंकि इनके मूल रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, जैसे लड़का से लड़की। व्यंजन किसे कहते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। उसके कितने भेद होते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। इनके उच्चारण में वायु रुकावट के साथ बाहर आती है, जैसे क जमा ए, क। यही नियम सभी व्यंजनों पर लागू होता है। बिना स्वर के योग के सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगता है, जैसे क, ख, ग, ट, त, ड, न आदि। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के 3 भेद किए जा सकते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। आगे बच्चों प्रश्न 3 और 4 में से एक प्रश्न करना था। तो प्रश्न 3 के अंदर जो है विज्ञान, आपको एक निबंध लिखना था किसी एक विषय पर। विज्ञान के लाभ तथा हानियां यहाँ हमने आपके लिए दिया है। तो किसी भी निबंध को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों उसकी भूमिका लिखना आवश्यक है। जैसे यहाँ विज्ञान के लाभ तथा हानियों के बारे में लिख रहे हैं, विज्ञान के बारे में लिख रहे हैं, तो भूमिका भी विज्ञान से संबंधित बनेगी। आज का युग विज्ञान का युग है। गत एक शताब्दी से, मतलब 100 वर्षों, शताब्दी क्या होता है मेरे बच्चों, गत एक शताब्दी से, शताब्दी होता है 100 वर्षों का समूह। विज्ञान एक से बढ़कर एक खोजें करता रहा है। जो बातें कभी कल्पना में सोची जाती थीं, विज्ञान ने उन्हें साक्षात सच कर दिखाया है। मानव चांद पर पहुंच गया और इससे भी दूर के ग्रहों पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। विज्ञान के सहयोग से मानव हृदय तक परिवर्तित होने लगा है, मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट जिसको हम कहते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट होने लगा है, हृदय परिवर्तन होने लगा है। आधुनिक आविष्कार, परमाणु शक्ति एवं विद्युत के अनुसंधान ने मानव को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया है। तेज चलने वाले वाहन, समुद्र के वक्ष स्थल को रोंदने वाले जहाज और असीम आसमान में वायु की गति से भी तेज चलने वाले विमान, नक्षत्र लोक तक पहुंचाने वाले रॉकेट प्रकृति पर मानव की विजय के उज्जवल उदाहरण हैं। आज तार, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, ग्रामोफोन, मोबाइल आदि ने मानव जीवन में अनेक सुख प्रदान किए हैं। समय व दूरी पर नियंत्रण,
विज्ञान ने मानव को अनेक लाभ पहुंचाए हैं, जिनको देखकर कहा जा सकता है कि विज्ञान मनुष्य के लिए एक वरदान है। विज्ञान के कारण मनुष्य ने समय और दूरी पर नियंत्रण कर लिया है। लंबी यात्रा बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि द्वारा कुछ घंटों में पूरी की जा सकती है। मित्रों व संबंधियों तक तार व टेलीफोन द्वारा कुछ ही क्षणों में अपना संदेश भेज सकते हो। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप अपने घर में बैठे वीडियो कॉल द्वारा विदेशों में बैठे व्यक्ति से आमने सामने बात कर सकते हैं। विद्युत एवं पानी। विद्युत के आविष्कार से हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं। देश में अनेक कारखाने चलाए जाते हैं। विद्युत का प्रयोग हम घरेलू जीवन में भी करते हैं। बटन दबाते ही पंखा चलने लगता है और बल्ब जगमगा उठते हैं। इसी प्रकार से वैज्ञानिक यंत्रों यानी बिजली के द्वारा हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलता है। आजकल जो हमने घरों में आरओ लगा रखे हैं वो भी बिजली के द्वारा चलते हैं और हमें स्वच्छ पानी देते हैं। अब बात करें प्यारे बच्चों स्वास्थ्य एवं कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की। एक्सरे यंत्र के द्वारा शरीर के भीतरी भाग का चित्र लिया जा सकता है। इसकी सहायता से सैकड़ों रोगों की चिकित्सा की जाती है। प्लेग, चेचक, हैजा आदि बीमारियों का उपचार विज्ञान की खोजों से ही संभव हुआ है। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। पुराने हल तथा बैल को त्याग कर आज का किसान ट्रैक्टर से, मशीनों से खेती करता है। वह नलकूप, पंप आदि से खेती की सिंचाई करता है। बात करें और परमाणु शक्ति। परमाणु शक्ति के आविष्कार ने मानव जाति को आश्चर्यचकित कर दिया है। परमाणु शक्ति से बड़े बड़े उद्योग चलाए जाते हैं। परमाणु विस्फोट से पर्वतों को तोड़कर सड़कें बनाई जा सकती हैं तथा नहरें खोदी जा सकती हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विज्ञान के लाभों को देखते हुए कहा जा सकता है कि विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान है। तो ये तो बात हुई प्यारे बच्चों वरदान की। अब विज्ञान में जहां पर लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। चलिए उन्हीं हानियों की चर्चा करते हैं। विज्ञान से जहां मानव को इतने लाभ हुए हैं वहां अनेक हानियां भी हुई हैं। विज्ञान के विनाशक यंत्रों ने मानव की नींद छीन ली है, उसका सुख चैन समाप्त कर दिया है। विज्ञान ने मानव को अपने यंत्रों का दास बना दिया है, उसके भाग्य में बेकारी लिख दी है। अगर बात करें बच्चों ज़्यादा दूर ना जाए तो मोबाइल की बात करें तो मोबाइल ने व्यक्ति की नींद छीन ली है, सुख चैन समाप्त कर दिया है। आज लोग जो है मोबाइल के दास बन के रह गए हैं और बहुत से बच्चे जहां पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई के बजाय मोबाइल में गेम खेलने में लगे हुए हैं और वो आगे नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते, अच्छी क्लासों में आगे पहुंच नहीं पाते। आज का मानव बाह्य रूप या भौतिक रूप से संपन्न एवं समृद्ध होने पर भी हृदय में अशांति लिए हुए भटक रहा है। उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहा। वह आज श्रद्धा व सहानुभूति को भूलकर तर्क वितर्क की छाया में जी रहा है। वह ईश्वर से विमुख होकर विज्ञान के सहारे जीवित है। अतः आज के मानव के जीवन में शांति का अभाव होता जा रहा है। तो अंत में उपसंहार या निष्कर्ष के बारे में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। सार रूप में कहा जा सकता है कि विज्ञान अपने आप में न अच्छा है न बुरा है, वह तो मानव के हाथ में एक शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग हम अच्छे या बुरे रूप में कर सकते हैं। विज्ञान के सदुपयोग से इस संसार को उपवन तथा दुरुपयोग से उजाड़ बनाया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 निबंध लिखने के लिए कहा गया था। बढ़ती हुई महंगाई, प्रदूषण की समस्या, तो हमने जो है विज्ञान के लाभ और विज्ञान की हानियाँ, इसके ऊपर हमने चर्चा की। क्वेश्चन 4 में हमारे पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई के विवाह के लिए अपने विद्यालय के मुख्याध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपने मित्र या सहेली को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखें। तो यहाँ पर हम अपने मित्र को एक पत्र लिखेंगे, वो परीक्षा में प्रथम आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पता लिखेंगे अपना, जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ हमने अपना पता लिखा है 422 अर्बन स्टेट कुरुक्षेत्र और दिनांक लिखी है। तो जो भी दिनांक वो आपने दिनांक लिखनी है, क्योंकि आप परीक्षा हाल में बैठ के परीक्षा देंगे। तो आपने यहाँ 422 अर्बन स्टेट की जगह परीक्षा भवन, और परीक्षा भवन में विद्यालय का नाम और शहर का नाम, कोमा और पूर्ण विराम का आपने ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। प्रिय मित्र में आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है प्रिय विजय। जब आपका मित्र है तो याद रखें अभिवादन में अपने मित्र को, क्योंकि वह आपकी आयु का है,
इसलिए आप उसे नमस्कार करें। अगर आपसे छोटा कोई है, आप उसको पत्र लिख रहे हैं, तो आप उसे आशीर्वाद दे सकते हैं, जैसे खुश रहो। और आपसे बड़े हैं अगर, तो आप उन्हें सादर प्रणाम करके उनका अभिवादन कर सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि मित्र हैं, आपकी उम्र का है, तो उसे हम सप्रेम नमस्कार करते हैं। आज ही समाचार पत्र में 8वीं कक्षा परिणाम देखने पर जब मैंने तुम्हारा नाम प्रथम स्थान पर पाया तो मुझे अपार हर्ष हुआ। तुम्हारे अंकों को देखकर मुझे तुम्हारी शानदार सफलता पर अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें हृदय से बधाई देता हूँ। प्रिय मित्र, तुम वास्तव में इसके योग्य हो। यह तुम्हारे कठोर परिश्रम का ही परिणाम है कि तुम्हें यह सफलता का मुकुट पहनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तुमने न केवल अपने परिवार का ही नाम ऊंचा किया है, बल्कि विद्यालय का नाम भी उज्जवल किया है। कृपया अपने माता पिता को भी मेरी ओर से हार्दिक बधाई देना। कृपया पत्र का उत्तर देते समय यह अवश्य लिखना कि अब किस विद्यालय में प्रवेश लेने का विचार है। शेष मिलने पर, तुम्हारा मित्र वीरेंद्र कुमार। अब यहाँ पर जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका आप पता लिखेंगे। विजय कुमार, जो भी आपने पता लिखा है वो लिख सकते हैं। तो खंड ख देखेंगे इसका प्यारे बच्चों। खंड ख में क्षितिज भाग से प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, ललित किस काव्य शैली में लिखती थी? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, दोहा, चौपाई, वाक, मुक्तक। तो ललित जो है वाक शैली में लिखती थी। दूसरा प्रश्न है, जिस कदम्ब पर श्री कृष्ण मुरली बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, वह किस नदी के तट पर था? यमुना नदी के तट पर था वह वृक्ष। तो काव्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो छठा प्रश्न है ये, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे जखमारी। तो इसका अपने कवि का नाम कबीरदास, कविता का नाम साखियां। ज्ञान रूपी हाथी पर दुलीचा डालकर चढ़ने का क्या अभिप्राय है? ज्ञान रूपी हाथी पर दुलीचा डालकर चढ़ने का अभिप्राय सहज सरल भाव से भगवान की भक्ति करना है। कवि ने साधक को ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए क्यों कहा है? कवि ने साधक को अपनी ज्ञान साधना से भक्ति में लीन रहने को कहा है। कवि ने संसार को क्या कहा है और क्यों? यह वो संसार तो कुत्ते की भांति है जो भोगता रहता है। साधक को संसार की बातों पर ध्यान न देकर भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। दुलीचा का क्या अर्थ है? दुलीचा का अर्थ है हाथी की कमर पर डाले जाने वाला वस्त्र, लेकिन यहाँ कविता में भक्ति का सरल स्वभाव इसका अर्थ है। प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में से एक प्रश्न करना है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं पहले खंड ग में। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इसका भाव सौंदर्य लिखना है। भाव सौंदर्य में हम उसके सरलार्थ को लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवियत्री ने बताया है कि सांसारिक सुखों का भोग करने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इससे जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो जाएगा, गुजर जाएगा। दूसरी ओर यदि कुछ खाएगा नहीं और केवल धन दौलत को एकत्रित करेगा तो तुझे धन दौलत का अहंकार हो जाएगा। अतः सांसारिक साधन या धन दौलत का भोग करना या उनको जोड़ना दोनों ही मानव मुक्ति के मार्ग में बाधाएं हैं। काव्य सौंदर्य लिखते हैं इसका। वाक शैली का सुंदर एवं सफल प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल है। खा खाकर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सम में यमक अलंकार है। बंद द्वार अवरुद्ध चेतना का प्रतीक है, रुकने का प्रतीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। हालांकि 7वें और 8वें में से एक करना था। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी को श्री कृष्ण की भांति मोर पंखों से बने मुकुट को सिर पर धारण करने का आग्रह किया था। शरीर पर पीले वस्त्र पहनने और गले में गुंजन की माला धारण करने का भी आग्रह किया था। लाठी और कंबली लेकर ग्वालों का रूप धारण करके गायें चराने के लिए ग्वालों के साथ रहने का भी आग्रह किया था। सखी को मुरलीधर की मुरली को होठों पर लगाने का आग्रह भी किया था, किंतु गोपी ने उसे स्वीकार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि गोपियां जो हैं मुरली को अपनी सौतन समझती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली को बजा रहे होते हैं तब तो वो गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते, गोपियों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए वो अपनी सौतन समझती थी मुरली को, इसलिए वो श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती।
गद्य खंड के कुछ प्रश्न हैं। राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था? तो ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों 1930 में। गधे के चेहरे पर कौन सा स्थायी भाव छाया रहता है? विषाद का। हमारी मानसिक शक्ति कौन बदल रहा है? अगर हम बात करें हमारी सोचने समझने की शक्ति को, विज्ञापन और प्रसार के तंत्र बदल रहे हैं। 10वें और 11वें प्रश्न में से किसी एक का उत्तर देना था। तो 10वां प्रश्न है, गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपनी खिड़की दरवाजे खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। भविष्य में आने वाली चुनौती के लिए हमें क्या करना चाहिए? भविष्य में आने वाली चुनौती के लिए हमें अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। उपभोक्ता संस्कृति से किसे और क्या चुनौती है? उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम अपनी भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, जिससे हमारी नींव कमजोर हो रही है। दरवाजे खिड़की खुले रहने से क्या अभिप्राय है? दरवाजे खिड़की खुले रहने से अभिप्राय है कि हमें सोच समझकर ही नई चीजों को अपनाना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद अथवा राहुल सांकृत्यायन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी कहानी कला की प्रमुख विशेषताओं का पर प्रकाश डालना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म 1880 में बनारस के निकट नमही नामक गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। 5 वर्ष की आयु में माता का देहांत हो गया। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। 14 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो गया उनके। 16 वर्ष की आयु में उन्हें एक विद्यालय में अध्यापक के रूप में नौकरी करनी पड़ी। 1928 में उन्होंने नौकरी छोड़कर गांधी जी के द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन में वो कूद पड़े और 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो गया, देहांत हो गया। अगर उनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद ने आरंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था तथा बाद में हिंदी में आए थे। उन्होंने वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान आदि 11 उपन्यासों की रचना की तथा 300 के लगभग कहानियां लिखी, जिनमें कफन, पूस की रात, 2 बैलों की कथा जो आपके सिलेबस में भी है, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी आदि प्रमुख हैं। उनकी कहानी कला की विशेषताओं पर हम संक्षेप में बातचीत करेंगे। पहला बिंदु है विषय की विभिन्नता। उनकी कहानी में विषय की विभिन्नता देखी जा सकती थी। वो जहां महाजन समाज पर लिखते थे, सूदखोर समाज पर लिखते थे, अत्याचारी अन्यायी समाज पर लिखते थे, वहीं वो शोषित वर्ग के ऊपर भी अपनी पैनी कलम की नजर रखते थे। गांधी विचारधारा का प्रभाव, गांधीवादी विचारधारा का उनके ऊपर प्रभाव था। सत्य, अहिंसा, इन सब का उनके उपन्यासों में, उनकी कहानियों में जिक्र आता है। मानव स्वभाव का विश्लेषण, वो मानव के स्वभाव से भली भांति परिचित थे कि एक जो सूदखोर महाजन है वो किस प्रकार क्रूरता का व्यवहार करता है और जिस व्यक्ति को तड़पाया जाता है, सताया जाता है, उसकी क्या मानसिक स्थिति होती है। इस प्रकार मानव स्वभाव का वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में विश्लेषण किया है। ग्रामीण जीवन का विश्लेषण, उनकी कहानियों में ग्रामीण लोगों को पात्रों के रूप में लिया गया है। उनकी ग्रामीण पात्रों के नाम गोबर, हल्कू ऐसे होते थे। उनकी कहानियों में पूरा ग्रामीण परिवेश जो है देखने को मिला है। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। यहाँ की स्थिति और आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तिब्बत पहाड़ों से बसा एक देश है जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तथा उनको काटती हुई अनेक जल की धाराएं बहती हैं। वहाँ के कुछ पहाड़ों पर कुछ हरे भरे वृक्ष बर्फ से ढके हुए हैं तो कुछ बिल्कुल नंगे हैं। कहीं कहीं कोई थोड़ी बहुत समतल भूमि भी है। कहीं कहीं तो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा लगता है। कहीं कहीं पहाड़ों की ढलानों पर छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। पहाड़ों को काटकर छोटे छोटे मार्ग व सड़कें बनाई हुई हैं। पहाड़ों की चढ़ाई कहीं कहीं सरल है तो कहीं कहीं अत्यंत सीधी और कठिन है। हमारे हरियाणा राज्य से तिब्बत की भौगोलिक स्थिति पूर्णतः भिन्न है, अलग है। यहाँ की भूमि सर्वत्र समतल है
और चारों ओर हरे भरे खेत लहलहाते हैं। सिंचाई के अनेक साधन हैं। आवागमन के लिए सड़कों व रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ है। खंड घ देखते हैं प्यारे बच्चों। कृतिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मृत्यु का तरल दूत किसे और कहा गया है और क्यों? लेखक ने बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल को मृत्यु का तरल दूत कहकर पुकारा है क्योंकि बाढ़ के पानी ने न जाने कितने लोगों को मौत की नींद सुला दिया है और न जाने कितने घरों को तबाह कर दिया है। यही कारण है कि लेखक ने बाढ़ के जल को मृत्यु का तरल दूत कहा है। तो प्यारे बच्चों, जब बाढ़ आती है तो बहुत नुकसान होता है, बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत से घर तबाह हो जाते हैं। तो इसलिए लेखक ने बाढ़ के जल को, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा है। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, एक के लिए दूसरे का पानी में कूद पड़ने से कुत्ते और नवयुवक के बीच आत्मीय संबंध का बोध होता है। वे दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। उनमें मानव होने या पशु होने का भेदभाव भी नहीं था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। कुत्ते को यदि नाव में स्थान नहीं दिया जाता तो नवयुवक भी नाव में नहीं बैठता और युवक के बिना कुत्ता नहीं रह सकता। वह बिना किसी डर के पानी में कूद पड़ता है। खंड अड़े आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां धनुषधारी अर्जुन हैं, वहां ही विजय श्री विभूति होना निश्चित है। यही अचल नीति है और यही मेरा मत, यही मेरी राय है। तो प्यारे बच्चों, आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा, मध्यमा और उत्तरा के जो अध्याय हैं उनके प्रश्न उत्तर हैं आपको इसी चैनल पर मिल रहे हैं और आपके द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। आपके कमेंट बताते हैं कि आप उनको कितना पसंद कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अध्याय और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। आर्जवम के रूप में गीता के कृष्ण वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? आर्जवम के रूप में गीता में श्री कृष्ण वास्तव में सीधे, सरल, दिखावे रहित जीवन जीने के लिए कहना चाहते हैं। विद्यार्थी के रूप में झूठा दिखावा करने का आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? विद्यार्थी के रूप में झूठा दिखावा करने से हमारी पहचान अपने ही सहपाठियों और अध्यापकों के बीच गलत बन जाएगी। झूठे दिखावे के कारण एक विद्यार्थी पढ़ाई और जीवन में भी पिछड़ जाएगा। अथवा के लिए अपने भीतर की विलक्षण विचार शक्ति को जगाकर हम किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, गीता के अध्ययन से हम अपने भीतर की विलक्षण विचार शक्ति को जगा सकते हैं और धर्म और सत्य की राह पर चलते हुए जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा जुलाई 2024 का कक्षा 9वीं का हिंदी का सॉल्व्ड सेट का पेपर। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले प्रश्न पत्र के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा हमारे चैनल हिंदी जर्नी विद भटनागर के साथ। मिलते हैं शीघ्र ही।